जल्द हो सकता है योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल। मंत्रिमंडल में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं शामिल। योगी मंत्रिमंडल में अभी 6 पद हैं खाली। पाकिस्तान को अमेरिका से बहुत बड़ा झटका। अमेरिका ने टीआरएफ को माना आतंकी संगठन। टीआरएफ ने ली पहलगाम हमले की जिम्मेदारी। गृह मंत्री अमित शाह का रुद्रपुर दौरा कल। निवेश उत्सव की तैयारी तेज, जहां पहुंचेंगे अमित शाह। अमरनाथ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा। उधमपुर में बटल बालिया के पास हुआ सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। छांगुर बाबा के करियों पर ईडी की छापेमारी। छांगुर के 10 प्रॉपर्टी ईडी करेगी कुर्क। करीब 40 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी के बारे में ईडी को जांच के दौरान चला पता। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद वाराणसी में धरती अम्बा भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और उनके योगदान पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा देश के आदिवासी समाज के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिन्होंने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया बल्कि सामाजिक जागरूकता और स्वाभिमान की अलग भी जगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में जनजातीय नायकों को उचित सम्मान देने का कार्य हो रहा है और यह संगोष्ठी उसी दिशा में एक सार्थक प्रयास है। कार्यक्रम में बता दें कि जनजातीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास को संरक्षित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस संगोष्ठी में देश भर के शोधकर्ता, शिक्षावादी और जनजातीय समाज के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। आप ही की तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता के रूप में, एक संगठन मंत्री के रूप में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में उन्होंने अपना जीवन जिया और फिर उन क्षेत्रों में जाकर के जो लोग अभाव से ग्रसित हैं, जिन तक सरकार नहीं पहुंच पाई थी, वहां पर साधन विहीन उन लोगों के बीच में जाकर के उन्होंने सेवा के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। और यही कारण है कि उनकी सेवाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। और आज इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में महाविद्यालय परिवार को और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है। ये सचमुच महाविद्यालय परिवार के लिए एक उस विरासत को एक नई जीवनी देना है, एक जीवंतता देना है, जिस विरासत को भगवान बिरसा मुंडा ने, धरती आबा बिरसा मुंडा ने भारतवासियों के लिए छोड़ा है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बता दें कि पीएम मोदी का वाराणसी का दौरा है। पीएम मोदी 2 अगस्त को आएंगी काशी। इसके साथ ही बता दें कि 1500 करोड़ की योजनाएं होंगी समर्पित। वाराणसी में पीएम का कार्यक्रम को लेकर भी तमाम तैयारियां हो रही हैं। ओवरब्रिज, 4 लेन रोड का भी लोकार्पण होगा। स्वास्थ्य और सड़क परियोजनाएं इसमें तैयार की गई हैं। नगर निगम की योजनाएं भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही स्थल चयन को लेकर अब निरीक्षण जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीएम मोदी का वाराणसी का दौरा है। और इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आएंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और इसके साथ ही बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 अगस्त को काशी का दौरा है। काशी आएंगे, जिसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं, सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही बता दें कि परियोजना का लोकार्पण भी किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। और इसके साथ ही बड़ी सौगात काशी वासियों को मिल सकती है।
इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह का। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र आएंगे। इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र काशी आएंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही काशीवासियों को करोड़ों की सौगात भी मिल सकती है। और इसके साथ ही बता दें कि तमाम व्यवस्थाओं के इंतजाम किए जा रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि कार्यक्रम और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कोई भी कमी न हो, तमाम तैयारियां की जा रही हैं, जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी का दौरा है। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र आएंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। तमाम परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा, सौगात भी दी जाएगी। और इसके साथ ही बता दें कि प्रशासन भी अलर्ट मोड में है, तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और इसके साथ ही बता दें कि सबकी बड़ी खबर है, जहां पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र 2 अगस्त को आएंगे। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह का। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? 2 अगस्त को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बता दें कि 2 अगस्त को काशी का दौरा है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और इसके साथ ही बता दें कि तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि कोई भी कमी ना हो। और इसके साथ ही काशीवासियों को बड़ी सौगात भी मिल सकती है, तमाम परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। और इसके साथ ही बता दें कि सबकी बड़ी खबर है, जहाँ 2 अगस्त को पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र आएंगे और इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं ताकि दौरे को लेकर कोई भी कमी देखने को ना मिले। और इसके साथ ही बता दें कि प्रशासन भी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह का। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? पीएम मोदी 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र आएंगे। देखिए वर्षा, प्रधानमंत्री लगातार जब से यहाँ से चुने गए हैं, वो लगातार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी और वाराणसी के लोगों का लगातार जो उनके लिए जो योजनाएं हैं, जो उनकी लिए जरूरत की चीजें हैं, उनका वो लगातार ध्यान देते रहे। और इसी को लेकर लगभग 50 बार वो वाराणसी आ चुके हैं और 2 अगस्त को भी इनका दौरा प्रस्तावित है। हालांकि एक दौरा बताया जा रहा है कि ये दौरा 1 दिवसीय होगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भ्रमण के दौरान अधिकारियों से समीक्षा बैठक के दौरान इस बात के भी संकेत दिए हैं कि 2 अगस्त को प्रधानमंत्री वाराणसी आ सकते हैं। इसको लेकर जो परियोजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो वाराणसी और साझा करने के लिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बता दें कि योगी मंत्रिमंडल पर सूत्रों से बड़ी खबर है, जहां जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल में फेरबदल। मंत्रिमंडल में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं और योगी मंत्रिमंडल में अभी 6 पद खाली हैं, जिनको भरने की तैयारी करी जा रही है। और इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि जल्द हो सकता है योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल। मंत्रिमंडल में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं शामिल। योगी मंत्रिमंडल में अभी 6 पद खाली हैं। और इसके साथ ही बता दें कि सबकी बड़ी खबर है, जहां जल्द हो सकता है योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल। मंत्रिमंडल में अधिकतम 60 मंत्री शामिल हो सकते हैं। योगी मंत्रिमंडल में अभी 6 पद खाली हैं, जिनको लेकर अब बता दें कि तैयारी की जा रही है और पदों को भरने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही योगी मंत्रिमंडल पर जल्द हो सकता है फेरबदल देखने को मिल सकता है। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से बात की जाए उत्तर प्रदेश में जो मंत्रिमंडल है उसके विस्तार की चर्चाएं तो कई बार हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विस्तार नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री लगातार विस्तार के लिए चर्चा करते हैं और जिस तरीके से बात की जाए, कई ऐसे जो मंत्री हैं जो उत्तर प्रदेश में
जिनका मंत्रिमंडल था, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जब उनकी सीट खाली हुई, जब वो सांसद बन करके संसद में चले गए, तो उसके बाद तो उनकी सीटें खाली हुई, तो उसके बाद से तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। और अगर चर्चाएं की जाए उत्तर प्रदेश में, तो 6 विभाग ऐसे हैं जिनके लिए मंत्रिमंडल का विस्तार होना जरूरी है, जिसमें साफ तौर पर जिस तरीके से बात की जाए, जितिन प्रसाद पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री थे, वो अब सांसद के रूप में संसद में है। और अनूप वाल्मीकि की बात की जाए, वो राज्य मंत्री थे राजस्व विभाग के। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के तमाम मंत्री थे जो कि विधायकी के कोटे पर थे और राज्य सरकार में मंत्री के पद पर थे, लेकिन उनकी सीट खाली होने के बाद तमाम कयास लगाए गए कि कब कितनी जल्द जो मंत्रिमंडल है उसमें विस्तार होगा। हालांकि अगर बात की जाए 60 जो मंत्रियों का मंत्रिमंडल होता है, जिसमें कैबिनेट की बात की जाए, राज्य मंत्री की बात की जाए, दर्जा प्राप्त मंत्री की बात की जाए, तो उसमें अभी भी 6 सीटें खाली हैं। और 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए भी जरूरी है कि जो सभी जो चेहरे हैं, चाहे बात की जाए किसी भी वर्ग के हों, उनकी जगह वो अपना वोट बैंक स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। और वोट बैंक के लिए ही जो सीटें हैं उनको सभी तौर से जो चेहरे हैं उनको चिन्हित करके उन सभी जगहों पर फिट करना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जरूरी है, क्योंकि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो एक अहम भूमिका इस बार निभाने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए, उत्तर प्रदेश से पहले बिहार में चुनाव होना है, फिर उसके बाद कई राज्यों में और भी चुनाव हो, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश एक बहुमूल्य और बड़ा प्रदेश है, जिसके लिए अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये निश्चित करना बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश जो जीतना वो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी दिखाई देता। वर्षा जी, ठीक है अमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में छांगुर बाबा और उसके सहयोगी के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी जारी रही। यह कार्रवाई कथित रूप से धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग और राष्ट्र सुरक्षा को खतरे में डालने वाली गतिविधियों से जुड़ी जांच के तहत की जा रही है। इसके साथ ही छांगुर बाबा पर आरोप है कि वह विदेशों से मिलने धन का इस्तेमाल धार्मिक रूपांतरण और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों में कर रहा था। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मानसून सक्रिय हो गया है और इसके चलते नदी जलस्तर में वृद्धि और लगातार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है।
प्रयागराज में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी में भी गंगा उफान पे है और इसके साथ ही गाजियाबाद में शुक्रवार को भारी बारिश दर्ज की गई, जिसमें कई इलाकों में ट्रैफिक जाम और जलभराव देखने को मिला। हमीरपुर जिले में बीते 15 घंटों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से एक स्कूल की दीवार बता दें कि गिर गई, लेकिन समय रहते बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन ने एहतियातन कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को आज से 25 जुलाई तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में भी लगातार बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने सभी जिलों में आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। ये 4 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली गाजियाबाद की है, दूसरी प्रयागराज की, तीसरी वाराणसी, चौथी हमीरपुर की है और चारों ही जगह पे बता दें कि झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में वंचित 50,000 के इनामी आरोपी मन्नू की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। आरोपी 27 जून से फरार था और उसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मुठभेड़ मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में एक पेड़ के पास हुई, जहां पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया। घायल को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी पे पहले से ही हत्या और अपहरण के कई संगीन मामले दर्ज थे। बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या की इस वारदात के बाद से ही वह पुलिस की रडार पर था। पुलिस ने आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। फिलहाल पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अतिरिक्त बल को भी तैनात किया गया है। थाना मोहम्मदाबाद में एक 8 साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार और हत्या में वांछित 50,000 का इनामी अभियुक्त आज पुलिस मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग में घायल हो गया, जिसे इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। इसमें पहले में पूर्व में भी हत्या और अपहरण जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। इस संबंध में पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सावन महीने के दौरान हरिद्वार से जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सख्ती बरती है। कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने कई प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बता दें कि सीमापुरी बॉर्डर और आनंद विहार, तुलसी निकेतन जैसे महत्वपूर्ण ट्रैक्टर ट्रॉली और बड़ी बसों को आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी है। इन रूटों पर केवल आवश्यक और हल्के वाहनों की अनुमति दी जा रही है और यह स्पष्ट किया जा रहा है कि कांवड़ियों की सुविधा के साथ साथ जनता को भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सावन महीने में जारी कांवड़ यात्रा को लेकर हापुड़ जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मद्देनजर जिले के सभी स्कूल और कॉलेजों को 18 जुलाई से 23 जुलाई तक बंद रखने के आदेश जारी किए। प्रशासन ने यह फैसला कांवड़ यात्रा के दौरान सड़कों पर बढ़ने वाले दबाव, भारी भीड़ और संभावित ट्रैफिक जाम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया। डीएम अभिषेक पांडे ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सबसे पहले है और इसी कारण यह निर्णय लिया गया। इस दौरान जिले के सभी शासकीय, अशासकीय, निजी स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल दिनेश चौधरी को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता मेहरबान पुत्र मोहसिन हुसैन की शिकायत पर कार्रवाई हुई। आरोप है कि तहसील बिलारी में रिपोर्ट लगाने के नाम पर लेखपाल ने रिश्वत ली थी। एंटी करप्शन की टीम ने योजना बनाकर आरोपी को ट्रैप किया और इसके साथियों से पकड़ लिया। फिलहाल पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुरादाबाद से एक खबर है, जहां रिश्वत लेते लेखपाल रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। लेखपाल ने मांगी थी 50,000 रुपए और इसके साथ ही बता दें कि पुलिस ने आरोपी को ट्रैक किया और इसके साथ ही अब बता दें कि पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। खबर नोएडा से है। शेयर बाजार में निवेश के नाम पर एक इंजीनियर से 75 लाख की ठगी की गई। पीड़ित अजय कुमार नोएडा के सेक्टर 62 स्थित रजत विहार का रहने वाला है। युवक को लालच दिया गया था कि शेयर बाजार में उसे 2 से 3 गुना लाभ मिलेगा। आरोपियों ने अजय को पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। इसके बाद शुरुआत से उसे छोटा सा मुनाफा दिखाकर उसके खाते में रकम भेजी, जिससे अजय को भरोसा हो जाए। इसके बाद आरोपियों ने अजय से किश्त के नाम पर 40 लाख और टैक्स के नाम पर 35 लाख और शुल्क के नाम पर 35 लाख रुपए जमा कराए। अजय को मुनाफा ना होने पर उसने अपन पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उससे संपर्क तोड़ दिया और जिसके बाद शिकायत अब दर्ज कराई गई है। खबर देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र की है, जहां दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। जहां महिला अपने पति के इलाज के लिए 51,000 रुपए बैग में लेकर जा रही थी, तभी बाइक सवार अज्ञात लुटेरे रुपए का बैग छीनकर फरार हो गए। घटना बता दें कि रिलायंस पेट्रोल पंप के पास की है, जहां वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई है, जिसमें तीनों आरोपियों की तस्वीरें कैद हुई हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। खबर आगरा से है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस और वाहन चोरों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने वाहन चोर साहिल और शशांक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं रुके। दोनों ने पुलिस को चकमा देकर भागने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर हमले भी किए। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में चोर वाहन साहिल के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस को चोरों को पकड़ने में सफलता मिली। पुलिस ने बता दें कि कब्जे में चोरी की एक स्कूटी, एक अवैध तमंचा बरामद किया है और इसके साथ ही वाहन चोर गाड़ियों को पहले चुराते थे और उसके बाद बेचा करते थे। देखिए, थाना जगदीशपुरा के अंतर्गत जो बिचपुरी चौकी है, वहाँ एसएचओ जगदीशपुरा और उनकी टीम के द्वारा अपराध और अपराधियों पे नियंत्रण के लिए चेकिंग की जा रही थी। पेट्रोल पंप के पास जब ये चेकिंग कर रहे थे, तभी एक संदिग्ध स्कूटी आती दिखाई दी, जिसको टीम ने रोकने का प्रयास किया। तो बिचपुरी और पथौली नहर मार्ग है, उस पर वो भागने लगे। टीम ने उनका पीछा करने की कोशिश की। जब टीम पीछा कर रही थी तो पुलिस के ऊपर उन्होंने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसपे पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसके उसके पैर में गोली लगी है। और जब इनसे इनका नाम पूछा गया तो इन्होंने अपना नाम साहिल और शशांक बताया और इन्होंने ये भी बताया कि जो स्कूटी है ये चोरी करके लाए थे और इन्होंने और भी काफ़ी सारी घटनाएं कारित करी हैं। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और इनकी निशानदेही पे और भी वाहनों की बरामदगी की जाएगी।
फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।